बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। एवरेज स्पीड कैसे निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड हमने लीनियर क्वेश्चंस बहुत किए थे एवरेज स्पीड पे। एवरेज स्पीड क्या होती है? इट इज़ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, इज नोन एज एवरेज स्पीड, ठीक है। बोट एंड स्टीम के केस में मान लेते हैं ये एक बोट है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन इधर है, x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर। मान लेते हैं ये y है, y किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज y? y किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। एंड व्हाट इज x? x is the speed of boat in still water. It is the speed of boat in still water. एवरेज स्पीड। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ फॉर्मूले का यूज करना है, फॉर्मूले की यूज करना है, ठीक है। व्हाट इज x? x is the speed of boat in still water. What is y? It is the speed of current. Current मतलब वाटर स्ट्रीम, स्पीड ऑफ द करंट, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है? एवरेज स्पीड। मान लेते हैं कोई दो प्लेस है, पहली प्लेस है ए मान लेते हैं, दूसरी प्लेस मान लेते हैं बी। मतलब ये बोट ए से ट्रेवल करके बी तक जाने वाली है, ठीक है, और बी से ट्रेवल करके ए तक आने वाली है, ठीक है। पहले वो ए से बी तक जाएगी तो क्या रहेगा? दोनों का डायरेक्शन सेम रहेगा, तो ये केस बनेगा डाउन स्ट्रीम का। जब वो बोट बी से ए आएगी तब वो केस बनेगा अप स्ट्रीम का। क्यों? क्योंकि y की डायरेक्शन तो इस डायरेक्शन में है, y तो हमेशा इसी डायरेक्शन में रहेगा, लेकिन जो x रहेगा जब बोट पलट के b से a तक आएगी तब जो x की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। x की डायरेक्शन क्या चेंज हो जाएगी? अभी बोट की डायरेक्शन है लेफ्ट साइड, तब बोट की डायरेक्शन हो जाएगी राइट साइड, ठीक है। पहले केस में क्या होगा? दोनों की डायरेक्शन सेम रहेगी इधर। दूसरे केस में क्या होगा? दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी सेकेंड केस में, जब वो लौट कर आने वाला रहेगा तब, ठीक है। लेट द डिस्टेंस बिटवीन देम इज d. What is d? Distance between A and B. d is the distance between A and B, ठीक है। तो अगर हमें एवरेज स्पीड निकालना है जब वो बोट A से B तक ट्रेवल करेगी और B से A तक ट्रेवल करेगी, मतलब फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बोट ड्यूरिंग हिज होल जर्नी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? हमें पता है एवरेज स्पीड क्या होती है। एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे अब यहां से? एवरेज स्पीड ABG PWD, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। अब टोटल डिस्टेंस क्या रहेगी हमारी यहाँ पे?
क्या रहेगी टोटल डिस्टेंस? ए से बी तक गया तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? डी। बी से दोबारा लौट के ए तक आया, फिर से डिस्टेंस होगी डी। अब हमें टाइम नहीं पता है, टाइम नहीं पता, लेकिन हमें पता है एक्स एंड वाई, और हमें पता है एक्स एंड वाई के टर्म्स में अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, अब टाइम क्या है यहाँ पे? एवरेज स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम क्या आएगा? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जब वो ए से बी तक जा रहा है, जब वो ए से बी तक जा रहा है, हमें इसे सिंप्लीफाई करके लिख दें, टाइम फ्रॉम ए टू बी प्लस टाइम फ्रॉम बी टू ए। क्लियर? ये क्या आ जाएगा? 2D। टाइम फ्रॉम ए टू बी क्या होगा? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी विच इज डी अपॉन स्पीड फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी डाउन स्ट्रीम है, क्या आ जाएगा? डी। जब वो दोबारा लौट के बी से ए पर जाएगा तब भी उसकी डिस्टेंस कितनी रहेगी? बी से ए। डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी इज सेम एज दैट ऑफ बी टू ए। पर यहाँ पे क्या रहेगा? दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। ये केस है जब ए से बी तक जा रहा है बोट, दोनों की डायरेक्शन सेम है, मतलब डाउन स्ट्रीम है। सेकेंड केस में क्या होगा? जब ये बी से लौट कर ए तक जाएगा तब क्या होगा? स्ट्रीम और द करंट की जो डायरेक्शन रहेगी वो अपोजिट हो जाएगी बोट की डायरेक्शन से। तो ये केस बनेगा अप स्ट्रीम का। अप स्ट्रीम स्पीड। क्लियर? बी से ए तक जाने में स्पीड जो रहेगी वो अप स्ट्रीम रहेगी, ए से बी तक जाने में जो स्ट्रीम रहेगी, जो स्पीड रहेगी वो डाउन स्ट्रीम रहेगी। क्लियर? अब हमें पता है कि जो डाउन स्ट्रीम स्पीड होती है वो क्या होती है? दोनों का सम। और अप स्ट्रीम स्पीड क्या होती है? दोनों का डिफरेंस। मतलब द एडिशन ऑफ बोथ द स्पीड, दैट इज एक्स विच इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट। अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास डाउन स्ट्रीम स्पीड आ जाएगी, और अगर हम दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो हमारे पास अप स्ट्रीम स्पीड आ जाएगी। ठीक है, हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं और वैल्यू पुट करते हैं। अगर दिस इज 2D, दिस इज D डिवाइडेड बाय व्हाट इज D? D इज स्मॉल d इज डिस्टेंस, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड। स्मॉल d इज डिफरेंस एंड कैपिटल D इज स्पीड, डाउन स्ट्रीम स्पीड। D अपॉन x प्लस वाई plus what is upstream speed? X minus y. So D divided by x minus y. So if we solve this equation, what we get? We get D is cancelled out. D is cancelled out. So here what is the final answer? 2 upon, take LCM, x minus y plus x plus y into एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहां से क्या होगा? y y कैंसिल हो जाएगा, y कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2x। तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो क्या रहेगा? फाइनल आंसर क्या रहेगा हमारा? 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x डिवाइडेड बाय 2x। यहाँ से x और x भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? जो फाइनल हमारा आंसर आएगा वो क्या होगा? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू x प्लस वाई into x minus y divided by x. This is the average speed of the boat. This is the average speed of the boat. Clear?
एक बार फिर से समझ लेते हैं। हमें एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है, ठीक है। हमें पता है एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, क्लियर। उसके बाद हमने एग्जांपल लिया, एक बोट है, वो ए से बी तक जाने वाली। अब बोट ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी and take the speed of x kilometer per hour. X kilometer per hour is the speed of boat in still water, and the speed of the stream or the water current is y kilometer per hour. Let us suppose the direction of the boat is from left to right or from say A to B, okay, and the direction of current is also from A to B, ठीक है। हम ये भी ले सकते हैं the direction of y is from B to A, ठीक है। तब भी आंसर सेम ही आने वाला है, कोई चेंज नहीं रहेगा, ठीक। उसके बाद हमें पता है x इक्वल टू स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, y स्पीड ऑफ करंट, क्लियर। अब हमें क्या चाहिए, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, a से b तक और b से a तक आने में पूरी अपनी होल जर्नी में उसकी एवरेज स्पीड क्या रही। तो हम कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, एवरेज स्पीड इक्वल टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या रहेगा, d प्लस डी। जब वो a से b तक चलेगा तब वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा d, जब वो दोबारा रिटर्न होकर b से a तक ट्रेवल करेगा तब उसकी स्पीड डिस्टेंस रहेगी d, ठीक है। हमारे पास टोटल डिस्टेंस तो आ गई, लेकिन हमारे पास टोटल टाइम नहीं है अभी। टोटल टाइम ना है हमारे पास, ना हमें गिवन है। तो हम लोग क्या करेंगे, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड से कैलकुलेट कर लेंगे टाइम। टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारे पास पता है d है, स्पीड हमें पता है d, कैपिटल D, दैट इज द स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम। जब हम a से b ट्रेवल करेंगे तब हमारी स्पीड क्या रहेगी, डाउन स्ट्रीम। क्यों, क्योंकि जो स्पीड ऑफ बोट है, बोट और स्ट्रीम, बोट और करंट की जो डायरेक्शन रहेगी वो सेम रहेगी, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया टोटल डिस्टेंस इज 2d डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम वी नो दैट टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हियर स्मॉल d इज द डिस्टेंस बिटवीन a and b and capital D is downstream speed, because to travel from A to B it is downstream. Similarly, when we travel from B to A, that is from B to A, we know that the direction of boat changes or reverses at the point B. So in this case the direction of stream is towards right and direction of boat is from left, clear। तो यहाँ पे हमारी क्या आएगी, अप स्ट्रीम, ठीक है। अब हमारे पास फॉर्मूला था 2d अपॉन d अपॉन x प्लस वाई, जो कैपिटल D रहेगा वो होगा x प्लस वाई। अप स्ट्रीम स्पीड इज द समेशन ऑफ बोथ द स्पीड्स एंड डाउन स्ट्रीम इज द समेशन ऑफ बोथ द स्पीड्स एंड डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम इज द डिफरेंस ऑफ बोथ द स्पीड्स। हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू पुट की 2d अपॉन d अपॉन x प्लस वाई प्लस d अपॉन x माइनस वाई। d से d कैंसिल हो गया, यहाँ पे हमारी इक्वेशन जो बन के आती है वो फाइनल इक्वेशन ये रहेगी। इसे हम लर्न भी कर सकते हैं। क्वेश्चन अगर इस टाइप से आता है कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड व्हेन अ पर्सन ट्रेवल्स फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन एंड रिटर्न्स बैक, और वो अब क्या करेगा, x और y की वैल्यू दे देगा, ठीक है। तो वो हमसे पूछेगा व्हाट इज द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग दिस होल जर्नी। तो हम लोगों को सिंपली क्या करना है, ये फॉर्मूला लगा देना है। नहीं तो अगर हम बेसिक्स सॉल्व करेंगे तो इतना लेंदी पड़ेगा और एग्जाम में इतना टाइम रहता नहीं कि हम इतना क्या कहते हैं इतना सॉल्व कर लें, ठीक है। तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स, क्लियर। कुछ डायरेक्ट रिजल्ट है वो हमें याद करने हैं, जिसे हमने इसके पहले डिराइव किया था एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला, जो कि होता है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, एक फार्मूला डिराइव करने वाले हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चंस में यूज़ होने वाला है। क्वेश्चन क्या है, कंडीशन ये है कि एक बोट है वो A से B तक जाना चाह रही है, B से दोबारा लौट के A तक आने वाली है, ठीक है। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द करंट इज y किलोमीटर पर आवर एंड द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द पॉइंट्स आर इज d। सो the time taken by the boat to travel from A to B is t1 and the time taken by the boat to travel from B to A is t2. So find the ratio of speed of boat to speed of the stream. कहने का मतलब क्या है, हमें क्या निकालना है,
एक्स अपॉन वाई। कैसे निकालेंगे एक्स अपॉन वाई? हमें पता है कि जब बोट ए से बी तक जाएगी तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, डी। हम ये भी जानते हैं दोस्त कि अगर बोट बी से ए तक ट्रेवल करेगी तो भी डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ेगा उसे, डी। यहाँ पे क्या है, डी कांस्टेंट है, ठीक है, डी कांस्टेंट है। अगर डी कांस्टेंट है तो क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम कांस्टेंट रहता है। क्या कांस्टेंट रहता है, स्पीड इनटू टाइम इज कांस्टेंट। मतलब S1 इंटू T1 इक्वल टू T2 इंटू S1 इंटू T1 इज इक्वल टू S2 इंटू T2। S1 क्या है, स्पीड जब वो A से B ट्रेवल करेगा, T1 क्या है, टाइम जब वो A से B ट्रेवल करेगा, ठीक है। S2 क्या है, स्पीड when the boat travels from B to A, and T2 is the time which is required by boat when it travels from B to A। जब वो A से B तक ट्रेवल करेगा तो वो क्या रहेगा केस, दोनों की डायरेक्शन सेम है, करंट की डायरेक्शन, बोट की डायरेक्शन अगर सेम है तो ये केस रहेगा डाउन स्ट्रीम के लिए। हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, D, डाउन स्ट्रीम इंटू टाइम T1 इज इक्वल टू, लौटते टाइम B से A तक उसकी स्पीड क्या रहेगी, अप स्ट्रीम में रहेगी। क्यों, x माइनस वाई रहेगी। क्यों, क्योंकि जो दोनों की डायरेक्शन है, बोट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, वो जाना चाहेगा उस डायरेक्शन में, लेकिन क्या कहते हैं, जो पानी रहेगा, जो करंट रहेगा, उसकी डायरेक्शन इस साइड रहेगी, बोट की डायरेक्शन इस साइड रहेगी, B से A, ठीक है। तो यहाँ पे अप स्ट्रीम रहेगा। उसके बाद यहाँ पे जो टाइम रहेगा, क्या रहेगा, जो टाइम रहेगा वो हमें गिवन है क्वेश्चन में T2, ठीक है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, T1 T2 टाइम दिया है, तो हमें जो आंसर लेके आना है वो T1 और T2 में ही लेके आना है, ठीक है। हमसे पूछा गया एक्स और वाई का रेशियो। हमें पता है डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होती है, एक्स प्लस वाई। T1 हमें क्वेश्चन में गिवन है, वो एज इट इज रखना है। अप स्ट्रीम स्पीड कितनी रहेगी, x माइनस वाई इंटू T2। D इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड U इक्वल टू एक्स माइनस वाई। इसे सॉल्व कर लेंगे हम, एक्स T1 प्लस वाई T1 इक्वल टू एक्स T2 माइनस वाई T2। x वाली टर्म को एक साइड लेके जाएंगे, x कॉमन निकालेंगे, x T1 माइनस T2। y वाली टर्म को एक साइड लेके जाएंगे, y कॉमन निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, T1 माइनस T2 इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लेंगे, T2 प्लस T1 प्लस T1। अगर यहाँ पे माइनस है तो हम लोग इसे क्या चेंज कर सकते हैं, x T2 माइनस T1 लिख सकते हैं। इसे माइनस यहाँ पे पहुँचा दिया, या दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, T2 माइनस T1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा y T2 प्लस T1। T2 क्या है यहाँ पे, T2 क्या है, B से A तक जाने में टाइम। अगर हमें आंसर पॉजिटिव चाहिए, x अपॉन वाई का रेशियो पॉजिटिव चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है ये इन दोनों का सम, ये नेगेटिव हो नहीं सकता। ये नेगेटिव कब होगा, जब T2 T1 से कम रहेगा। लेकिन हमारी जो B से A तक हम लोग चलने वाले, तो हमारी जो स्पीड रहेगी वो अप स्ट्रीम स्पीड रहेगी, और अप स्ट्रीम स्पीड में जो टाइम रहेगा वो ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम इज मोर, तो T2 हमेशा ग्रेटर होगा T1 से, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, x अपॉन वाई। जहाँ से हम x अपॉन वाई निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, T2 प्लस T1 अपॉन T2 माइनस T1। ये हमारा रिजल्ट है फाइनल।
ये भी हम लर्न कर लेंगे। क्लियर है यहाँ तक? एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। टू बोट्स आर ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन with speed 36 km per hour and 54 km per hour respectively. What is the distance between boats 1 second before collision? ठीक है, मतलब दोनों बोट्स टकराने के पहले कितनी दूरी पर रहेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो क्या होगा, हमें पता है, मान लेते हैं ये स्टिल वाटर है, हमें पता है, क्या पता है हमें, दोनों बोट अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। एक बोट ये है, एक बोट ये है, इसकी स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोट्स 1 सेकेंड बिफोर कोलाइजन, मतलब 1 सेकेंड पहले जब ये दोनों किसी पर्टिकुलर, मान लेते हैं कि वो पी पॉइंट पर टकराने वाले हैं, जब वो पी पॉइंट पर टकराने वाले हैं उसके 1 सेकेंड पहले दोनों के बीच में कितना गैप रहेगा। क्वेश्चन ये बोल रहा है, जब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो दोनों की जो स्पीड रहेगी वो क्या रहेगी, रिलेटिव स्पीड दोनों की ऐड होगी। हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम लोग क्या करेंगे, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। यहाँ पे क्या लिख देंगे, रिलेटिव स्पीड। यहाँ पे हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है स्पीड ऑफ स्ट्रीम के बारे में, ना हमें आंसर में पूछा है। ठीक है, तो हम स्पीड ऑफ स्ट्रीम नहीं लेंगे यहाँ पे। ठीक है, रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 36 प्लस 54 दैट इज 90 किलोमीटर पर आवर। रिलेटिव स्पीड क्या होती है, v2 प्लस v1। v2 प्लस v1 रिलेटिव स्पीड होती है। अगर ये मीटर पर सेकंड में लाना है हमें, तो क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये 25 मीटर पर सेकंड। मतलब वो 1 सेकंड में 25 मीटर चल लेता है। मतलब अगर हम ये मान लें कि ये वाली बोट रेस्ट पर है, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगाया, मतलब हमें दोनों मोशन बॉडीज में से किसी एक मोशन बॉडीज को रेस्ट पे लाना पड़ेगा। या तो हम इस बॉडीज को रेस्ट पर ले लें या हम इस बॉडी को रेस्ट पर ले लें। ठीक है, मान लेते हैं हमने थोड़ी देर के लिए ये वाला जो बंदा बी है, ये बंदा ए है, मान लेते हैं हमने बी वाले बंदे को रेस्ट पर रख लिया है, तो उसे क्या लगेगा, ए कितनी स्पीड से उसकी तरफ आ रहा है, 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ए बी की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, और वो चल लेता है 1 सेकेंड में 25 मीटर। ठीक है, 1 सेकेंड में 25 मीटर चल लेता है। ठीक, अगर हम इसे रेस्ट पे मान लेते हैं तो कोलिजन कहाँ पे होगा, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे होगा। मान लेते हैं ये रेस्ट पे, ये मोशन कर रहा है, कोलिजन होगा तो यहाँ, लेकिन रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट से हम लोग कोलिजन यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, 1 सेकेंड पहले मान लेते हैं जब ये टकराने वाला है, ये इंटरवल है 1 सेकेंड। ठीक है, जब ये टकराने वाला है, मान लेते हैं ये है बोट, ये यहां से पहुंच के ए, इनिशियल पोजीशन यहाँ पे थी, फाइनल पोजीशन ए की यहाँ पे हो गई, ये बोट में है बंदा, ये बी वाला पर्सन है, इसकी बोट ये रही। ठीक है, हमने अगर रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगाया तो क्या होगा कि ए को हमने उसी पोजीशन पर रखा है, बी को उसी पोजीशन पर रखा है और ए को टुवर्ड्स बी मूव कराया है।
ठीक, कितनी स्पीड से? अब हम इसकी स्पीड कितनी कर देंगे? स्पीड ऑफ बी हमने अब मान लिया है 0, तो स्पीड ऑफ ए कितनी हो जाएगी? 25 मीटर पर सेकेंड। अगर हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे 36 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, तो ये 10 मीटर पर सेकेंड आएगी, ये कितनी आएगी? 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लेकिन हमने इसे 0 कर दिया, तो हमने वो वाली इसकी बी की स्पीड ए को दे दी, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट थी। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो एस ए है ये 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बी की तरफ आ रहा है। ठीक है, मान लेते हैं 1 सेकेंड पहले ए यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है, पहले इनिशियली ए यहाँ पे था, उसके बाद ए यहाँ पे पहुंच गया। 1 सेकेंड पहले जब वो बी से टकराने वाला था, उसके पहले हमें पूछा है बिफोर 1 सेकेंड बिफोर कोलिजन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोट्स, मतलब 1 सेकेंड पहले। और यहां से हम क्या देख रहे हैं, 1 सेकेंड में ये कितना चलता है? 25 मीटर। मतलब हम 1 सेकेंड पहले की बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि वो 25 मीटर पीछे रहेगा। व्हाट इज द डिस्टेंस इन मीटर बिटवीन बोथ द बोट्स 1 सेकेंड बिफोर कोलिजन? तो हमारा आंसर क्या रहेगा? 25 मीटर। क्यों? अगर ये 2 सेकेंड के लिए बोलता तो हम क्या करते, अगर ये पूछता कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ द बोट्स 2 सेकेंड बिफोर कोलिजन, 1 सेकेंड के पहले ये यहाँ पे था। अगर हम 2 सेकेंड की बात करें तो 2 सेकेंड पे ये कहीं यहाँ पे होगा। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1 सेकेंड में ये 25 मीटर से दूर है, तो 2 सेकेंड में कितना हो जाएगा? 50 मीटर। अगर यहाँ पे 1 सेकेंड की जगह 2 सेकेंड होता तो हमारा आंसर क्या होता? 25 मल्टीप्लाई बाई 2। 25 मल्टीप्लाई बाई 2 इज द आंसर। बट इस केस में क्या हो गया, हमसे क्या पूछा है? 1 सेकेंड पहले कोलिजन के, तो हम लोग क्या लिखेंगे? द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द बोट्स बिफोर द कोलिजन बिफोर 1 सेकेंड बिफोर कोलिजन इज 25 मीटर्स, विच इज नथिंग बट द रिलेटिव स्पीड। ठीक है, रिलेटिव स्पीड आई, हमारे पास क्या आ गया? मीटर पर सेकेंड में स्पीड आ गई। इसका मतलब क्या होता है? 1 सेकेंड में वो कितना मीटर चलता है, यही होती है स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, यहाँ पे टाइम सेकेंड्स में है और डिस्टेंस है मीटर में। हम ये बोल सकते हैं पर यूनिट सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगा। तो 1 सेकेंड में ये 25 मीटर तय कर लेगा। 1 सेकेंड में इसे टकराना है। ठीक है, 1 सेकेंड बाद कोलिजन होने वाला है। ठीक है, तो 1 सेकेंड में ये कितना चल लेगा? 25 मीटर चलना पड़ेगा। इसे 1 सेकेंड बाद कोलिजन करना है तो इसे 25 मीटर चलना ही पड़ेगा। क्लियर? यहां तक बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा? 25 मीटर इज द आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अ मैन कवर्स 39 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 116 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 7 आवर्स। मतलब वो 7 घंटे में 39 किलोमीटर अप स्ट्रीम चलता है और 116 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम चलता है। ही ऑल्सो कवर्स 65 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 87 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 8 आवर्स। वो क्या करता है? 8 घंटे में, वही इंसान 8 घंटे में 65 किलोमीटर अप स्ट्रीम चलता है और 87 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम चलता है। ठीक है, तो हमें क्या बताना? फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। मतलब स्टिल वाटर में बोट की स्पीड क्या रहेगी? जब करंट की स्पीड 0 रहेगी तब बोट की स्पीड क्या रहेगी? ठीक है, ऑप्शन है हम लोगों के पास 21, 27, 18 एंड 29। ठीक है, इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास? क्या 39 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में, 116 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में। ठीक है, टाइम कितना लगता है? 7 आवर्स। मतलब पहला वाला केस हम इसे ले लेते हैं। ठीक, टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम प्लस टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू 7 आवर्स। इस केस के लिए हम लोग क्या लिख देंगे? टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम प्लस टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू 8 आवर्स। ठीक है, इस वाली कंडीशन के लिए ये वाली इक्वेशन है, इस वाली कंडीशन के लिए ये वाली इक्वेशन है। इसे हम या तो 1 लिख देते हैं, इसे हम 2 लिख देते हैं। ठीक है, दिस इज फर्स्ट केस, दिस इज सेकेंड केस। क्लियर है?
आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन क्या बनेगी हम लोगों की, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अप स्ट्रीम के लिए डिस्टेंस दिया है 39, अप स्ट्रीम स्पीड 116, डाउन स्ट्रीम के लिए जो क्या कहते हैं डिस्टेंस दी हुई है, ये डी हो गया। ये टोटल कितना हो गया 7। एक इक्वेशन हम लोगों की ये बनती है। दूसरी इक्वेशन क्या बनती है, ही ऑल्सो कवर्स 65 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अगर डिस्टेंस 65 किलोमीटर अप स्ट्रीम है तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड यू हो गई। ठीक है, उसी कंडीशन के लिए हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, ये टाइम इन डाउन स्ट्रीम, अगर वो डाउन स्ट्रीम इस केस में जा रहा है तो डाउन स्ट्रीम इस केस में भी वही इंसान जाएगा। ठीक है, 65, ये कितना हो गया 87 डिवाइडेड बाई डी, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 8। ठीक है, अब ये इक्वेशन सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर्स है वो बहुत बड़े बड़े हैं। ठीक है, 11687, हमें कोई नंबर देखना पड़ेगा जिससे इसको मल्टीप्लाई करें और इसे मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं, डी और डी। ठीक, ऐसा कोई नंबर है जो डी, यहाँ पे जो डी है, यहाँ पे डी अगर हम रखें तो ये इंटीजर आ जाए। ठीक, या फिर हम लोग u के लिए कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि u की जो वैल्यू है ये d से कम है, इसलिए हमारे लिए आसान होगा और टाइम कम कंज्यूम होगा। ठीक है, तो हमें क्या पता है कि 7 और 8 एक इंटीजर है। ठीक है, मतलब इन दोनों को सॉल्व करने के बाद u और d की वैल्यू रखने के बाद हमारे पास जो आएगा वो कोई डिवाइड में क्या कहते हैं, कोई इरेशनल नंबर नहीं आएगा। ठीक है, हमें क्या मिलेगा, इंटीजर मिलने वाला है हमें। ठीक है, तो हम अगर दोनों इक्वेशन को देखें तो दोनों इक्वेशन में 39 और 65, पहले हम अप स्ट्रीम को देखते हैं। दोनों इक्वेशन हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम ये देखेंगे क्या कोई ऐसा नंबर है जो 39 और 65 को डिवाइड करता है। क्या कोई ऐसा नंबर है जो 39 और 65 को डिवाइड करता है? तो कौन सा नंबर आता है वो रहेगा 13। 13 3 जा 39, 13 5 जा 65। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि चलो ठीक है, अगर ये नंबर होता है, सबसे पहले हम ये अज्यूम कर लेते हैं वो नंबर है 13। क्यों? क्योंकि हमें पता है 7 और 8 u और d की कोई ऐसी वैल्यू रहेगी जो कि इन दोनों को पूरा कंप्लीटली डिवाइड कर दे और आंसर एक इंटीजर में लाए। क्लियर? तो हम लोग ने मान लेते हैं कि 39 और 65 को डिवाइड करने के लिए 13 है। ठीक है, दोनों का HCF क्या है 13 है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 13 है। 13 से ये कितने टाइम्स जाएगा 3 टाइम्स, और 13 से ये कितने टाइम्स जाएगा 5। अगर हम मान लेते हैं इस इक्वेशन में अगर u13 रख देते हैं तो क्या होगा 39 डिवाइडेड बाई 13 प्लस 116 डिवाइडेड बाई d इक्वल टू 7। 13 3 जा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 116 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू d, ये क्या आ जाएगा 29 किलोमीटर पर आवर। ये आगे डी की वैल्यू, डी यू हमने मान लिया था 13 किलोमीटर। क्या मान लिया था हमने मान लिया था यू को 13। ठीक है, एज्यूम कर लिया हमने, यू को 13 मान लिया। तो यहाँ से डी कितना आ गया 29। अगर हमने जो एज्यूम की हुई वैल्यू हमारी u की 13 है और जो हमने सॉल्व की वैल्यू d की 29 है, तो ये दोनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। ठीक है, अगर इन दोनों की वैल्यू u और d की वैल्यू जो हमने वहाँ पे निकाली, अगर वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है तो जो हमने 13 एज्यूम किया है अप स्ट्रीम के लिए और जो हमने कैलकुलेट किया है d डाउन स्ट्रीम के लिए वो करेक्ट है। 13 u की जगह रखेंगे तो कितना हो जाएगा 5। 87 डिवाइडेड बाई 29 कितना होता है 3, 8।
मतलब हमने जो एज्यूम किया था 13 वो एकदम करेक्ट है, और जो d की वैल्यू आएगी 29 वो भी एकदम करेक्ट है। अब हमारे पास u की वैल्यू है, हमारे पास d की वैल्यू है, हमें क्या कैलकुलेट करना है? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर में, मतलब क्या फाइंड आउट करना है हमें? x। इनडायरेक्टली हमें x फाइंड आउट करने से बोल रहा है। कल हमने फॉर्मूला पढ़ा था, x क्या होता है? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज द समेशन और द एवरेज ऑफ बोथ द स्पीड्स। कौन कौन सी स्पीड? अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम, मतलब x इक्वल टू डी प्लस यू बाई टी। डी पता है हम लोगों को कितना है? 29। डी कितना है? 29, और ये u है 13। कितना आ जाएगा ये? 42 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 21 किलोमीटर पर आवर। 21 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्या किया हमने इस क्वेश्चन में? अगर हम इस टाइप से सॉल्व करने लगते तो ये बहुत लेंदी इक्वेशन हो जाती। हमने क्या किया, ये तो हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व करके मैंने आपको बताया, इसलिए हमें टाइम लगा है। नहीं तो क्या होगा, ऐसे हम डायरेक्ट दोनों इक्वेशन को देख के हम ये देख सकते हैं कि 39 और 65 किसके टेबल में आ सकते हैं, यह दोनों का HCF क्या है, उस चीज से डिवाइड करेंगे हम लोग। तो यहाँ से d की वैल्यू u की वैल्यू रख देंगे एज्यूम करके, तो d आ जाएगा। u एज्यूम किया है, d की वैल्यू फाइंड आउट की है, दोनों को रखा, अगर इक्वेशन सेटिस्फाई होती है तो हम ये बोल देंगे कि जो हमने एज्यूम किया है u की वैल्यू और d की वैल्यू वो एकदम करेक्ट है। और जो हमसे क्वेश्चन में पूछा है, अगर वो x पूछता है तो हम लोग x के लिए सॉल्यूशन कर देंगे, अगर वो y पूछता है तो हम लोग d माइनस यू डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, डिपेंड अपॉन क्वेश्चन वो पूछ क्या रहा है। ठीक है, लेकिन जो तरीका है सॉल्व करने का वो यही रहेगा। अगर यहाँ पे जो नंबर्स हैं अगर ये स्मॉल होते तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेते इक्वेशन बना के। ठीक है, 2 वेरिएबल विथ 2 इक्वेशन। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो नंबर्स है वो बहुत लेंदी है, तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा के हम लोग एज्यूम कर लेते हैं और हिट और ट्रायल मेथड से इसे करने की कोशिश करते हैं। अगर हम बेसिकली क्या कहते हैं कन्वेंशनल मेथड से जाएंगे तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें टाइम कंज्यूम ज़्यादा रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जिस क्वेश्चन में हम लोग इस टाइप से कर सकते हैं उस टाइप से हम इसी में करेंगे। ठीक है, नहीं तो फिर कन्वेंशनल मेथड है ही हम लोगों के पास। कन्वेंशनल मेथड इज यूज्ड फॉर एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, पर इन क्वेश्चंस को करने के लिए अगर हम कन्वेंशनल मेथड से जाएंगे तो वो हमें लेंदी पड़ेगी, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन हम इस हीट एंड ट्रायल मेथड से करते हैं। अब चलते हैं हम बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चंस पे। अब तक हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए बोट एंड स्ट्रीम पे, लेकिन कुछ टाइप के क्वेश्चन ऐसे हैं जो लेंदी होते हैं, लेकिन हम ऑप्शंस से उसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, इजी बना सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन क्या है, एक बोट है, वो A से B तक जा रही है पहले, फिर B से A तक आ रही है। ठीक है, A से B तक जाने में और B से A तक जाने में उसे टोटल टाइम कितना लगता है? 11.5 आवर्स। स्पीड ऑफ करंट गिवन है 9 किलोमीटर पर आवर एंड डिस्टेंस बिटवीन AB इज 112 किलोमीटर। ठीक है, तो हमें क्या बोला है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर? x इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर where speed of current is 9 किलोमीटर पर आवर which is nothing but y। ठीक है, हमने पढ़ा था कल x is the speed of boat in still water जब पानी ठहरा हुआ है, और speed of current मतलब जो जिस बहाव से पानी बह रहा है उसकी स्पीड कितनी रहती है? y। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास टोटल टाइम गिवन है 11.5 आवर्स। ठीक है, टाइम फ्रॉम A टू B, A से B तक कितना टाइम लगेगा और B से A तक कितना टाइम लगेगा, ये दोनों टाइम डेफिनेटली क्या कहते हैं अलग अलग होंगे, क्योंकि जब वो A से B तक ट्रेवल करेगा तो जो स्पीड रहेगी वो डाउन स्ट्रीम स्पीड रहेगी, और जब वो B से A ट्रेवल करेगा तब वो जो स्पीड रहेगी वो अप स्ट्रीम रहेगी। क्यों? क्योंकि जो x है और y है दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, बोट की डायरेक्शन इस साइड रहेगी, और बोट की डायरेक्शन इस साइड रहेगी जब वो B से A जाएगा, और जो वाटर की डायरेक्शन है वो राइट साइड है, टुवर्ड्स राइट। तो ये
यहाँ से हम लोगों के पास क्या आ जाएगा, ये हमने खुद इक्वेशन बना दी। क्वेश्चन इस टाइप से नहीं था, क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम था, लेकिन हमने उसे इस टाइप से लिख दिया, ठीक है। तो टी ए बी कितना होगा, टाइम फ्रॉम टेकन बाय द बोट टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस दिया 112, स्पीड कितनी है, स्पीड कौन सी स्पीड रहेगी, स्पीड रहेगी यहाँ पे डाउन स्ट्रीम, दोनों की डायरेक्शन सेम है, स्पीड रहेगी डाउन स्ट्रीम, प्लस डिस्टेंस तो सेम है जब वो बी से लौट के आएगा, स्पीड क्या रहेगी लेकिन अप स्ट्रीम, टोटल टाइम कितना आएगा 11.5, ठीक। अब क्या होगा यहाँ पे 112 डाउन स्ट्रीम मतलब दोनों का ऐड हो जाएगा, y कितनी है 9 प्लस 112 बाई x माइनस 9, ठीक है। ये हमारे पास जो इक्वेशन है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी। यहाँ से हम देख सकते हैं जो वैल्यू है वो बहुत बड़ी बड़ी है, मतलब ये तो 100 प्लस है, 112 है, ठीक है, 11.5 है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को अगर हम कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, फिर उसके रूट्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो इससे बेटर है कि हम लोग ऑप्शन से चेक कर लें, ठीक। ऑप्शन तो आते ही हैं सारे एग्जाम में, ठीक है। और ऑप्शन भी हम लोग कैसे चेक करेंगे, ऐसा नहीं कि सारे ऑप्शन पुट कर करके देख रहे हैं, 17 प्लस 9 पूरा डिवाइड किया पहले, फिर यहाँ 17 माइनस 9 रखा, फिर डिवाइड किया पूरा, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। क्या करना है हम लोगों को वो भी दिमाग से करना है, ठीक है। ए कितना दिया हुआ है 17, बी 19, सी 29, डी 23, ठीक। अगर हम लोग क्या लेते हैं, अगर हम लोग 17 लेते हैं, ठीक है, अगर हमने 17 लिया तो क्या होगा, 17 माइनस 9 कितना होगा 8 होगा, 17 माइनस 9 कितना होगा 8, 112 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे तो कितना होगा 14 आ जाएगा। अगर यही वैल्यू 14 आ गई तो इसमें कुछ ऐड कर रहे हैं तो ये तो 14 प्लस कुछ जाएगी ना, 14 से तो बड़ी ही होनी चाहिए, लेकिन हमें क्या आंसर चाहिए 11.5, तो क्या होगा ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, 17 ऑप्शन कैंसिल कर दिया हमने। क्यों, क्योंकि 17 को हमने यहाँ पे रखा, ठीक, 17 को रखा तो वो तो इतना ही सॉल्व करने के बाद वो 11.5 से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, 11.5 से ज़्यादा आ रहा है, तो ए वाला नहीं है। अब हमने 19 रखा, ठीक है, अब 19 माइनस कितना रखा हमने, 19 माइनस 9 रखा, 19 माइनस 9 10 होता है, ये 112 डिवाइडेड बाई 10 कितना होगा 11.2, 11.2 तो यहीं आ गया, हमें क्या चाहिए 11.5, तो क्या इसकी वैल्यू 1 से कम रहेगी क्या, ये इतना बड़ा है उसमें यहाँ पे हमने 19 रखा, तो क्या इसकी वैल्यू 1 से कम रहेगी क्या, ऑब्वियस सी बात है, ये तो इतनी बड़ी वैल्यू है, ये 1 से ज़्यादा ही रहेगी। और हाँ, इसी की वैल्यू हमारी 11.2 आ गई है, तो फिर ये ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, ठीक। तो कितनी हो जाएगी ये 19 भी कैंसिल। अगर हमने 29 रखा, ठीक है, 29 रखा तो हम लोगों ने यहाँ पे देखते हैं 29 जितनी बड़ी हुई तो फिर प्लस साइड चले गए हम लोग, 29 प्लस 9 हुआ तो कितना हो गया 38, ठीक है, कितना हो गया 38। 38 में क्या कहते हैं, 38 को 2 से डिवाइड किया, 38 में छुपा हुआ है 19, क्या छुपा हुआ है 19, तो हमने 38 को 19 है तो 19 एक प्राइम नंबर है, 112 डिवाइड करेंगे तो पूरी तरीके से कैंसिल नहीं होगा, यहाँ पे 5 कभी आ नहीं सकता, ठीक है, एक प्राइम नंबर, यहाँ 5 नहीं आ सकता कभी, तो 29 भी कैंसिल हो गया। अब बचा 23, तो डेफिनेटली जो बचा है वही आंसर है हमारा। अगर हम सॉल्व करने जाते कन्वेंशनल मेथड से तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आती और इसके रूट्स फाइंड करने में हमें बहुत टाइम लग जाता, ठीक है। अब देख लेते हैं 23 रख के, 112, 23 प्लस 9 32 प्लस 112, 23 माइनस 9 कितना होगा 14, कितना होगा 16 टू ज़ा 47, क्लियर, 7 1 ज़ा 7, 7 6 ज़ा 42, 7 2 ज़ा, ये कितना आ जाएगा 8,
8 8 प्लस 3.5 कितना हो जाएगा? 8 प्लस 3.5 कितना हो जाएगा? 11.5। ये सॉल्व किया तो 8 आया, ये सॉल्व किया तो 7.2 आया। 7.2 मतलब क्या? 3.5। क्लियर है?